कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी स्टोरी किसी ने चुरा ली हो? 24 की बात बताता हूँ। अचानक मैंने एक फिल्म देखी, 99% मेरी स्टोरी से मिली। से आप पास्ट में जा सकते हो, आप अपने आप को क्या सलाह दें? तो वहाँ पे मैं नेटवर्क पे काम क्या मैं उस एवरेज स्क्रिप्ट को लेकर एक बड़े स्टार कास्ट को हायर करके इस फिल्म को बड़ा बना सकता हूँ? स्टार तो क्या है, मतलब पहले तो आपकी स्क्रिप्ट है, उसके बाद ये स्टार आप आएगा। एक फिल्म को हिट बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एक बड़ा स्टार, एक बड़ा बजट, ये जबरदस्त कहानी। तो आज का जो हमारा एपिसोड है इसी मुद्दे पे रहने वाला है कि अगर एक स्टोरी में कम ज्यादा कुछ हो तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे फिल्म पे। तो आज वैसे ही एक गेस्ट हमारे साथ में है जो फिल्म इंडस्ट्री में एज अ राइटर काम करते हैं। तो रिंकू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच। तो रिंकू सर, सबसे पहला जो सवाल बेसिकली आपसे हमारा होगा कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ राइटर, आप अपने आप को इस इंडस्ट्री में कहाँ देखते? सच कहूँ तो अभी तक मैंने हिंदी, भोजपुरी, तेलुगु को लेके 15 के आसपास फिल्में देख चुका हूँ। फिर भी अभी अपने आप को मैं स्ट्रगल भी ये मेरा मानना है कि राइटर अपने हर प्रोजेक्ट के साथ और उसके बाद स्ट्रगल ही कर, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए वो स्ट्रगल ही करता, क्योंकि उसे भी नहीं मालूम कि अगला प्रोजेक्ट क्या है, कैसे मिलेगा। तो ये चीज मस्ट है कि स्ट्रगल, मतलब एक राइटर हमेशा स्ट्रगल कर। तो सर, एक बेसिकली मैं चाहूंगा कि हम अपने ये सवालों का सिलसिला जारी रखें, जिससे पहले थोड़ा आप अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं। मेरा नाम टिंकू दुबे है, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। 10-12 साल मैंने हिंदी थिएटर किया, दिल्ली में रहा मैं। उसके बाद मेरी राइटिंग की शुरुआत दिल्ली से ही। उसके बाद वहीं से कुछ अच्छे ग्रुप मिले, कुछ सीनियर थे हमारे जो ऑलरेडी उन्होंने मतलब हिट फिल्में बॉलीवुड में या उन्होंने, फिर उनके कहने पे मैं भी आया और अपने किस्मत को आजमाना शुरू किया। जब मैं मुंबई आया तो कुछ ड्रामे लिखे मैंने। उसके बाद मुझे 2011 में एक 11 फिल्म मिली राइटिंग के लिए। अच्छी फिल्म थी, कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन शायद आप कह सकते हैं कि अच्छे से शूट नहीं किया गया या कुछ। जब आपकी फिल्म मतलब बिट नहीं होती है तो कहीं ना कहीं कोई कमी तो होती। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट का। और इसका सीधा ब्लेम आता है कहाँ? एक राइटर, ये कहानी अच्छी नहीं है। जब फिल्म हिट होती है तो उसका क्रेडिट जाता है डायरेक्टर, एक्टर को, राइटर को। लेकिन जब कोई फिल्म फ्लॉप होती है तो लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि राइटर तो अच्छा नहीं है। तो सर, इससे जुड़ा हुआ किसी के लिए एक सवाल है मेरा जी, कि जैसे हर कोई इंसान जो लाइफ में अपने कुछ कर रहा है या करना चाहता है तो कहीं ना कहीं से वो एक इंस्पिरेशन मिलता है। तो आपको राइटिंग का इंस्पिरेशन कैसे मिला और आपने राइटिंग में भी क्यों सोचा कि मुझे राइटिंग ही करनी? हाँ, ये आपका अच्छा सवाल। दिल्ली में जब मैं था और थिएटर पर रहा था तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक्टिंग लाइन तुम बहुत था। मैं एक्टर था और बहुत बुरा एक्टर पर नहीं था। फिर वहां से मैंने वहां की तीन लाइब्रेरी का नंबर खूब पढ़ता था। दिल्ली में जब था तो खूब पढ़ता था, चाहे वो किताबें किसी तरह मैं खूब पढ़ता।
और वहां से ही मुझे लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। मैंने लिखा था गांधी गांधी नाटक, है ना, लोगों को कौन पसंद आए। सब इसके लिए मतलब वो कहाँ पे कोई थिएटर के लिए या नाटक मैंने किया थिएटर। उसके बाद लिखना शुरू किया तो वहां पे मैंने अप्सजीत को मैंने बैंक बनाया। मुंबई आने से पहले मैंने स्टोरी का बैंक अबाउट 100 स्टोरीज बैंक, 100 कहानियां आपके पास? 100 कहानियां थी जब मैं मुंबई आया। और जब मैं यहाँ आया तो मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। एक प्रोड्यूसर साहब थे, दिल्ली से बिलोंग करते थे, तो मैं उनके पास गया और मैंने उनको बोला कि सर मुझे काम चाहिए। उन्होंने बोला पता क्या कर सकता है, हालांकि मैं राइटिंग कर सकता हूँ। तो वहां से उन्होंने मतलब एक राइटर पर नंबर दिया, बोला कि तू उनके साथ डायलॉग लिखना शुरू कर। वहां से मेरी शुरुआत हुई। कई फिल्में लिखी मैंने एज अ डायलॉग राइटर, कुछ बढ़िया राइटरों को मैंने असिस्ट किया। फिर जब इंडिया में काम शुरू हुआ उसके बाद मुझे मतलब 2016 तक मुझे लगा कि मैंने शायद कुछ अभी तक किया भी कुछ अचीव नहीं कर पाया। कुछ अचीव नहीं कर पाया। उसके बाद थोड़ा सा मैंने मतलब आप कह सकते थे मैं शांत बैठा, इंडस्ट्री में छोड़ी, सिर्फ शांत बैठा, अपने मतलब राइटिंग पे फोकस किया मैंने। और कुछ स्क्रिप्ट पे मैंने जो मेरे दिल के बहुत करीब थी, स्क्रिप्ट पे काम करने के बाद फिर अब मुझे अच्छी फिल्म मिली, यंग डायरेक्टर, उनकी सोच मतलब आज के हिसाब से तो एक फिल्म लिखी मैंने, जैकलिन आई एम कमिंग, जैकलिन आई एम कमिंग, रणवीर जी उसमें लीड, रणवीर यादव आपको पता ही होगा कि कितने अच्छे एक्टर हैं। मतलब उस फिल्म का मैं आपको बताता हूँ कि उनको स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी थी कि जब मैं उनके यहाँ गया मैं तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप राइटर हैं, आपने अपनी स्क्रिप्ट को कितनी बार पढ़ी? तो मैंने बोला सर 3-4 बार। उन्होंने बोला कि मैं अब तक 18 बार स्क्रिप्ट को पढ़ चुका और मैं अभी और पढ़ूं, मुझे स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी। उसके बाद शुरू हुआ, उन्होंने बोला कि मैं इसमें मतलब जैसे आप एक्टर के पास जाते हैं स्क्रिप्ट लेके तो सबसे पहले मतलब डायरेक्टर से उनका सवाल ही होता है कि मेरे काम कितने दिन का है, उसके हिसाब से उनका बजट होता है ये बात। लेकिन रणवीर जी ने बोला कि आप कितना समय चाहिए, आपको जितना चाहिए, ये फिल्म जब तक खत्म नहीं होती है, जब तक आप फिल्म को पूरा शूट नहीं करते तब तक वो दूसरी फिल्म नहीं करने वाला। फिर मतलब क्या होता है कि अच्छी टीम मिली और एक बहुत अच्छी फिल्म मिली, उसमें कई अवार्ड मिले काफी। मतलब अभी भी आप गूगल पे उसको सर्च करेंगे, जैकलिन आई एम कमिंग, आई एम रेटिंग उसका आपको मिलेगा 8.6 IMDb रेटिंग। यस, मुझे बहुत मतलब काफी मतलब यानी कि है ना बहुत बधाइयाँ मिली इंडस्ट्री में। जो जो बड़े राइटर हैं या कुछ और जो बड़े लोग हैं, बहुत तारीफ किया। हाँ तो सर मेरा बेसिकली अगला सवाल आपसे ये होगा कि अगर मैं एज अ ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो स्टोरी लिखना मतलब ऐसा होता है कि भाई मेरे को कुछ एक कहानी समझ आ रही है या मेरे दिमाग में कुछ ऐसी कहानी आ रही है और मैंने वो लिख दी, बेसिक राइटिंग ये हो गया। बट एज अ फिल्म राइटर आपको स्क्रीन प्ले, डायलॉग
मतलब इस स्क्रिप्ट वाइज आपको वो तरीके से जाना पड़ता है। तो एक सिंपल राइटिंग में और एक फिल्म की राइटिंग में क्या डिफरेंस है? बहुत अंदर। जैसे मतलब क्या? जैसे आपको बताता हूँ कि कई सारे आपने देखे होंगे, मतलब कई सारे पत्रकार हो गए, वो भी स्टोरी लिखते हैं। कई जो मतलब नोवेल लिखे हैं वो भी इंडस्ट्री में है, लेकिन फ्लॉप नहीं। क्योंकि फिल्म राइटिंग बिल्कुल अलग है। आपके पास टाइम लिमिट होता है कि इतने घंटे में आपको पूरी कहानी कह देनी है। तो ये चीजें हैं कि फिल्म राइटिंग में क्या होता है कि एक होता है, अब राइटिंग में भी अलग अलग पार्ट हो चुके हैं। कोई स्टोरी करता है, कोई स्क्रीन प्ले करता है, तो डायलॉग करता है। हालांकि सारा एक ही एक जिसके पास मतलब जो जिसका आइडिया होगा, जिसकी स्टोरी होगी, वो अच्छे से कर सकता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे मतलब सबका अलग अलग, मतलब कुछ लोग स्पेशलिस्ट होते हैं स्क्रीन प्ले का, बिल्कुल हाउ टू प्रेजेंट ऑन द स्टोरी, है ना। तो चीजें वही है कि आपने मतलब कैसे उस स्टोरी को आप कैसे स्क्रीन पे आप प्रेजेंट करते हो। बेसिकली सर मेरा मतलब सवाल आपसे ये है कि मान के चलिए कि मुझे एक फिल्म बनानी और मैं एक राइटर, अच्छा, और मुझे डायरेक्टर से ये कहा गया है कि मेरी एक फिल्म है जिसमें मैं चाहता हूँ कि एक रोमांटिक फिल्म हो, और जिसमें एक जैसे किसी पीटी अपनी बॉलीवुड में जो कहानियां चलती है कि भाई हीरो जाता है हीरोइन को बचाता है एंड हैप्पी एंडिंग होके दी एंड हो जाता है। तो मतलब कुछ भी ऐसी स्टोरी या कोई डिफरेंट स्टोरी जब आप लिखते हो तो आपके दिमाग में कुछ तो थॉट आता, मान के चलो आपको हमने एक ब्लैंक पेपर दिया कि भाई आपको स्टोरी लिखनी है, तो आप सबसे पहला थॉट आपका क्या आता है दिमाग में कि लिखने से पहले या सोचने से पहले? सबसे पहले तो देखिए किसी भी स्टोरी की शुरुआत आप करते हैं, जब ब्लैंक पेज, ये थोड़ा डर तो लगता है। एक राइटर होने का मैं खुद का बता रहा हूँ, मुझे डर तो लगता है, इसलिए कि खुद राइटर को भी नहीं मालूम कि कहानी कहाँ जाएगी, कैसे अब कहाँ तक जाएगा। तो जब आप लिखना शुरू करते हैं, आप लिखते हैं, आप कहानी बनती चली जाती। पहले आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कौन है। मतलब कभी कभी सर ऐसा भी होता होगा, मतलब मेरे कुछ राइटर्स भी फ्रेंड्स रहे हैं तो मैं उनके साथ भी काफी समय दिन लिखता है, तो वो क्या करते हैं एक ही स्टोरी को, एक ही कैरेक्टराइजेशन को वो लोग बार बार लिखते हैं, बार बार फाड़ते हैं, बार बार फेंकते हैं। तो ये जो कहते हैं ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि भाई जब तक मुझे कहानी पसंद नहीं आई मैं कैसे आगे किसी और को कन्विंस करूँ। तो ये मतलब कैसे सोचते हो आप लोग, कैसे करते हो ये जार्टिंग होता है। ये असल में क्या है कि खुद कि इसमें बहुत सारे मतलब सिर्फ जब आप स्पीड आप करते हो तो सबसे पहले तो क्या है कि खुद सेटिस्फाई होना हम आपको कि आपने कैसी लिखी है। तो जब हमारी स्क्रिप्ट कंप्लीट होती है सबसे पहले हम खुद ही पढ़ते हैं उसको, है ना। और जब आप 3-4 बार इसी स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं तो कमियां ऑटोमेटिक आपको दिखनी शुरू होगी। फिर उसको हम अगले ड्राफ्ट ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ एक चीज और है कि हम सिर्फ मतलब स्टोरी को अपने अकॉर्डिंग ही देखते, मार्केटिंग के हिसाब से भी चीजें चेंज, कमर्शियल तो ये चीजें क्या है कि आप मतलब कई फिल्मों में आप देखेंगे कि राइटर ने बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट ली हुई है, शूटिंग भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो फिल्म और कुछ आप स्क्रिप्ट देखेंगे जिसपे फिल्में बनी, मतलब आप कह नहीं सकते कि मतलब वो फिल्म आप शायद एक बार से ज्यादा देखेंगे नहीं, लेकिन उसकी मार्केटिंग इतनी अच्छी रही तो फिल्म चले 100 करोड़ था। जो क्लब वाला सिस्टम आया, आपके पास बॉलीवुड की फिल्में 1000 करोड़ सुपर जा रही है। लेकिन ये है
मार्केटिंग का बड़ा मतलब अहम रोल है। मतलब बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि एक फिल्म अगर एक अच्छी राइटिंग लिखी गई है तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर मतलब वो चले, अगर उसकी मार्केटिंग अच्छा हो, तो मतलब कहीं ना कहीं बेसिकली पीआर प्रमोशन यार बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो मतलब अगर आपने अपना यार अच्छा नहीं किया, मार्केटिंग नहीं की, तो आप इस दौड़ अभी आप पीछे रह जाएंगे। सर मेरा एक और सवाल आपसे इस राइटिंग के बेसिस पे है, क्योंकि मेरे अंदर से बहुत सारे सवाल आ रहे थी, क्योंकि मुझे भी जानने, कहते हैं ना, बहुत जानना अच्छा लग रहा है कि मान के जैसे कोई बड़ी बड़ी हम फिल्में देखते हैं, जैसे अभी एक रिसेंटली एक फिल्म की ट्रेलर आई टॉक्सिक टॉक्सिक। हाँ, मतलब मैं तो एक्चुअली जनरली उसका बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो चीज। तो जिन मतलब उनका जो कहते हैं ना कैरेक्टर है, correct, या फिर किसी दूसरे पिक्चर का हम ले लें, एक विलन का या एक एक्टर का, उसको एक कैसे आप लोग उसको इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना दो, जैसे हीरो या जैसे पहले होता क्या था, ये प्रोसेस की आप बात करते हैं तो ये अलग नहीं है। पहले आप बॉलीवुड की आप हिस्ट्री आप देखेंगे तो हीरो का मतलब ही होता था लार्जर देन लाइफ में, है ना। तो बीच में क्या हुआ कि बॉलीवुड में या साउथ में भी मतलब सिनेमा बोले क्या, सब्जेक्ट वाइज, है ना, सब्जेक्ट को फोकस किया गया, उसका एक हीरो उसका एक पार्ट हो गई है, लेकिन हीरो तो हीरो होता है। तो जो टॉक्सिस जो आ रही है इसमें वही है, हीरो को हम लार्जर देन लाइफ दिखा रहे, सेम चीज है, वो पैटर्न वही है, धब्बे वाला ही डसे। मतलब बेसिकली देखा जाए तो एक हीरो जो होता है, हमारी हमारा जो दूसरा एपिसोड एक डायरेक्टर के साथ में ही था, जिन्होंने एक बात बताई गई तो कि जो हीरो, हम किसी को हीरो क्यों मानते, क्योंकि हम या तो उससे इंस्पायर से आए होते हैं, या हमको ऐसा लगता है कि यार ये मुझसे बहुत बेटर है पचक, और ये कुछ ऐसा कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता, इसलिए ये मेरा हीरो है, राइट। तो एज अ राइटर जब आप एक कैरेक्टर लिखते हो किसी फिल्म के हीरो का या विलन का, तो आपके दिमाग में ये थॉट आता है कि मेरे को भाई इसमें कैसे इमोशंस डालूं कि लोग इससे कनेक्ट कर। बिल्कुल। जब आप किसी फिल्म को देखते हैं तो आप कनेक्ट होते हैं, खासकर किसी किरदार से आप कनेक्ट होते हैं, आपको लगता है कि जो शायद कि जो मतलब ये मेरे जैसा, जो मैं नहीं कर पाया वो ये कर रहा था। तो उससे क्या होता है कि आप कनेक्ट जब हो जाते हैं और ऑडियंस जब उस करेक्टर से वो कनेक्ट होती है तो जाहिर सी बात है कि वो फिल्म भी हिट होती है। और सर मेरा एक और सवाल इससे रिलेटेड ही रहेगा, क्योंकि देखिए आपने एक स्क्रिप्ट लिखी, बेसिकली वो स्क्रिप्ट फिल्म बनेगी, तो एज अ राइटर आपको क्या लगता है एक कहानी का जो कहते हैं ना अथॉरिटी किसके पास होना चाहिए, एक राइटर के पास या एक डायरेक्टर के पास? अथॉरिटी की बात जहां तक आती है तो वो तो जाएगा डायरेक्टर पे। मेरा मान, आपने चीजें लिखी लेकिन फाइनली शूट वही करने वाला है, स्क्रीन पे वही लाने वाला है, विजुअली जो है हमने हमने ऑन पेपर लिखते थे बिल्कुल, लेकिन कैसे उसको विजुलाइज करना है, कैसे उसको स्क्रीन तक लाना है, ये डायरेक्टर की चीज है। तो आप मेरे हिसाब से ये डायरेक्टर पूछना है सर। बट सर मेरा एक इस पे आपसे थोड़ा उल्टा सवाल है जी जी। कि जैसे मान के चलिए मैं एज अ राइटर, और मेरे को मेरी राइटिंग पे भरोसा है और मैंने लिखा है, इसकी मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है और ये कैरेक्टर ऐसा ही दिखना चाहिए और ये कैरेक्टर ऐसा ही दिखेगा, ये मेरा मान के चलिए पॉइंट ऑफ व्यू है। और जब उसी स्टोरी को कोई डायरेक्टर ऑन बोर्ड हुआ और उसने बोला कि भाई मेरे को ये चीज ना चेंज कर दो, ये चीज चेंज कर दो, ये हटा दो, ये ऐड कर दो, तो वैसे सिचुएशन में एज अ राइटर आप वो चीज सारी चीजें चेंजेस करोगे या फिर आप कॉम्प्रोमाइज कर लो कि नहीं यार बनने बड़े कंप्रोमाइज तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर डायरेक्टर ने मुझे ये समझा दिया
है ना, कि ये मैटर है, जो मैं डायरेक्टर है, तो वहां पे मुझे भी मानना, क्योंकि चीज देखिए फाइनली क्या होता है कि ये फिल्म बनाना एक टीम वर्क। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे एक हमारा जो भी थर्ड एपिसोड आया उनके सत्यजीत सर एक डायरेक्टर जी, उन्होंने एक बात बोली कि मैं भी उनको राइटिंग करता, तो उनका भी कहना था कि मान के चलो अगर मैंने कुछ लिख लिखी तो वो लकीर का फिर नहीं, लकीर का फिट नहीं है, उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है उससे कुछ बेस्ट ऑप्शन बेस्ट राइटर से मिल जाए, एक एक्टर से मिल जाए, एक डायरेक्टर से मिल जाए, तो मैं वो चीज करूंगा। लेकिन अगर मेरी कहानी जो मुझे मैंने सोची है अब जैसा होना चाहिए अगर वैसा नहीं है तो मैं बिड़ जाऊँ। यस, तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा मानते हो कि भाई अगर मेरे को मेरी स्टोरी में कॉम्प्रोमाइज करना शुरू हुआ तो मैं वो चीज एक्सेप्ट नहीं करना ही पर लाइफ। तो मतलब लेकिन सेट पे सर ऐसा तो होता होगा कई बार कि डायरेक्टर बोलता होगा कि यार ये काम करो, ये डायलॉग चेंज करो, ये डाल दो। हाँ, झगड़े को जब राइटर के अक्सर मतलब झगड़े हो भी जाते, वो क्लासेस हो सही सेट पे होना ही होना है। जो अब क्या होता है कि आप जब टेक्निकली आप जाएंगे तो सपोज मैंने बोला कि जो मेरा किरदार है कि इस शेयर से उठ के उस शेयर पे जाए, जाके वो बैठेगा। डाइटर ले बोला कि नहीं वो बैठा नहीं है, वो खड़ा रहेगा भाई नीचे। तो ऐसा होता है ना। लेकिन चीजों को क्या है कि वो जब तक मुझे ये समझा नहीं देता कि भाई वो खड़ा क्यों है, मैं मानूंगा भी नहीं, तो बेस्ट ऑप्शन उसको देना पड़ेगा। अगर आप चेंज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्यों ही देखो आप मुझे समझाओ। तो अगर वहां पे लगा कि नहीं, अगर मतलब इसके पे कोई असर नहीं होगा और मतलब इसकी अच्छी होगी, and तो वहां पे मान जाना चाहिए मेरे हिसाब से। सर मेरा एक सवाल है, मतलब सवाल क्या बेसिकली मुझे इस चीज को लेके एक इंडियन राइटर्स के लिए मुझे थोड़ा बुरा भी फील होता है चीज कि जैसे आप कोई भी फॉरेन की फिल्म देख लो, चीज बड़ी से बड़ी फिल्म हो, उसमें ना सबसे पहला नाम आता है क्रिएटेड बाय, जिसने स्टोरी को बनाई है उसको बाकायदा वो दर्जा, रिस्पेक्ट, कमर्शियल वाइज भी पैसा सब कुछ उसको मिलता है। बट आपको लगता है कि इंडियन सिनेमा में एक राइटर को वो रिस्पेक्ट या वो पैसा मिलता है? नहीं, तो मतलब क्यों नहीं मिलता है? आप आरएस क्या रहे हैं? अपने आप को मतलब आप कह सकते हैं कि बेच नहीं पाए या अपने आप को स्टाफ ले, जैसे होता है ना कि आज के डेट में हाँ कुछ हद तक आप देखेंगे डायरेक्टर ने वो मुकाम हासिल किया तो उनके नाम से फिल्में बिकती थी, कुछ ऐसे भी राइटर कुछ है ना। तो राइट सबसे पहले होता है कि अपने आप को बेचना। तो बॉलीवुड में ये कमी है कि वो रिस्पेक्ट या वो ना आप कह सकते हैं कि इज्जत, डायरेक्टर देखिए पैसे से ज्यादा भूखा होता है इज्जत। तो ये कमी तो है। मतलब लेकिन ऐसा क्यों है, मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि बॉलीवुड, जैसे अगर मैं साउथ की भी बात करूं तो आज के डेट पे अगर मैं 2026 में हैं, 2026 में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो आज साउथ में एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हैं और उनको वो इज्जत मिलती है। और कहते हैं ना, आपको क्या लगता है कि इस मामले में साउथ ज्यादा बेटर है या बॉलीवुड? ये आपने ये साउथ में मैंने काम किया, मैंने तेलुगु की 2 फिल्में ली, वहां भी सेम चीज। साउथ अलग नहीं हो रहे हमसे, मतलब ऐसे राइटर को हाईलाइट नहीं करते। आपने ये बोला कि मतलब वहां से डायरेक्टर बने तो डायरेक्टर बनने के बाद उनको वो भी इज्जत मिली, राइटर है तब तक। आपने मतलब आज के डेट में आप देखेंगे तो जो नॉर्थ की ऑडियंस है साउथ के हर स्टार पर, इवन डायरेक्टर तक को नाम सबको, राजा मौली हो गए या बहुत से डायरेक्टर हैं जिनका मतलब लोग नाम जानते हैं, लेकिन कितने राइटरों का नाम जान एक भी मैं भी सच बताऊं तो मैं भी नहीं जानता। तो बहुत ऐसे अपने बॉलीवुड में भी पूछिए ऐसे राइटर है ना बेसिकली
इनका नाम शायद हम जानते हैं। हर कोई सलीम जावेद नहीं क्यों नहीं होता? उन्होंने अपनी मार्केटिंग बड़ी अच्छे से की। और आप कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से ज्यादा आपको रिलेशन बनाने होते हैं एक स्टार से। उनके सर पे स्टारों का हाथ था। बच्चन साहब की लगातार फिल्में लिखी और बनाई। क्यों लिखी? क्योंकि बच्चन साहब ने बोला कि भाई अगर उससे फिल्म करानी है तो आप सलीम जावेद को पहले साइन करो। सच्चाई ये है इंडस्ट्री की। तो ग्रुप यहाँ पे लॉबी चलता है बॉलीवुड में। तो बेसिकली हम ऐसा माने कि नेपोटिज्म सिर्फ एक्टिंग में नहीं है, अपने हर जगह है, राइटिंग में तो और भी ज्यादा। तो मतलब राइटिंग में मान के चलिए आप एक बहुत टैलेंटेड राइटर हो, तो बॉलीवुड में अगर आपको आना है एज अ राइटर, तो यहाँ पे मतलब टैलेंट मैटर करता है या नेटवर्किंग ज्यादा मैटर करता है? मतलब नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग नहीं है तो आप कितना भी अच्छा लिखे कुछ नहीं बने। सबसे पहले क्या था? लोग पहले बोला था कि सबसे अच्छा पहले आपको लिखना आना चाहिए। लेकिन आज पीरियड में आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, कहाँ तक आपकी पहुंच बने, आप उसके हिसाब से नहीं तो स्क्रिप्ट लेके आप भूंजे रह जाएंगे, आपको कुछ नहीं बने। तो रिलेशन नेटवर्क स्टार तक आपकी पहुंच अगर है तो आप कामयाब। तो सर हम थोड़ा थिएटर से आकर अभी ना थोड़ा ओटीटी की तरफ, ओटीटी चीज जब से ओटीटी आई है, तो एज अ राइटर आपको क्या लगता है ये राइटरों के लिए अपॉर्चुनिटीज है या फिर मतलब वो कहते हैं ना कि श्राप है कि भाई ये अपॉर्चुनिटी बढ़ा है इसकी वजह से या कम हुआ है? नहीं पर तो मतलब कहीं ना कहीं ओटीटी जो है एक राइटर के पर्पज से कामयाब है। और बहुत मतलब मैं बता रहा हूँ कि बीच में बहुत सारे राइटर बैठ गए थे, अब उनके पास काम नहीं था, ओटीटी उनको काम दिया। तो आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी तो दिया है ओटीटी। सर जैसे आपने बेसिकली राइटिंग आपने तकरीबन 2011 से आप कर, हाँ, तो देखा जाए तो तकरीबन 15 साल से 15। तो मेरा एक आपसे सवाल रहेगा एज अ राइटर कि मान के चलिए मैं एक राइटर और मेरा आपसे एक दूसरे राइटर से एक सवाल है कि पहले के जमाने में यानी 2000 पहले के ऑडियंस को कहते हैं ना कि इम्प्रेस करना अपनी कहानी से ज्यादा आसान था कि आज के नई जनरेशन के बच्चों? आज के नए जनरेशन को जो जेनजी वाले लोग उठा रहे, आपको सबसे पहले तो अपने आप को अपडेट आपको करते रहना। जेनजी से लोग इतना डरे जिससे नहीं, आपको उनके साथ तालमेल बिठाना है, आपको उनकी तरह सोचना होगा। क्या होता है कि जब हम किसी स्क्रिप्ट को लिखना शुरू करते हैं ना, तो उस किरदार को हम पहले खुद जीते हैं। वो क्या बोलेगा, उसका जेस्चर क्या होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज। तो सबसे पहले खुद एक राइटर ना उस किरदार को अपने आप पे डालता है, जैसे एक एक्टर करता है। जैसे एक एक्टर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं साउथ में था, हैदराबाद में एक फिल्म में करा बन। तो वहां पे क्या था कि मैं 3 महीने होटल में रही। तो और डायरेक्टर आते थे मेरे पास करीब 12 बजे के बाद आते थे। 12 बजे के बाद आते थे, हम लोग हाईवे पर निकलते, खाना वाना खाते, लौटते। उसके बाद मैंने क्या लिखा है वो नरेशन में उनको देना शुरू करता था। वो रोते थे। उसमें मेरी शादी नहीं हुई थी और जो हीरो था वो शादीशुदा वाइफ के साथ। वो प्लेस क्या होता है ना कि आप किसी भी घर जब बात है की है, तो जिस घर में हस्बैंड और वाइफ के बीच जिस झगड़े होते हैं ना, और मैं शादीशुदा नहीं था, उस चीज को लिखना, मतलब आप मेरा हीरो ऐसा था कि वो मतलब घर आना
उसको घर लगता है अरे मैं जाऊंगा तो झगड़े शुरू हो नहीं घर जाने से डरते थे। मैं जाऊंगा तो पता नहीं वो क्या रिएक्ट करी, कैसे बोलेगी। वो डरता था, मतलब इवन वो दरवाजे तक हाथ पे और लौटता था और सड़क पे, खुले सड़क पे हो जाके सोता। तो बेसिकली ऐसा कैरेक्टर आपको लिखना था। एक्सपीरियंस मुझे नहीं था कि क्या होता है। और जब मैं सुनाता था लोगों को तो लोग रोते थे और बोलते थे कि नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि आपकी शादी नहीं हो गई है। आप एक्सपीरियंस नहीं है एक्सपीरियंस भी है, मतलब वो मानने को तैयार ही नहीं थे। वो उनका ये था कि नहीं आप सब आप छुपा रहे। तो ये चीजें है कि मतलब क्या होता है कि आपको जीना होता है। तो सर एक बेसिकली आप आज की जनरेशन के बच्चों को जी और जिनको भी एज अ राइटर अपना करियर लेकर आगे बढ़ना है, या फिर जिनको कहते हैं ना राइटिंग में आगे रुचि है, लिखने की रुचि, तो ऐसे बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उनको राइटिंग अच्छा करने के लिए, या एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, या फिल्म इंडस्ट्री में एज अ राइटर अपना करियर बनाने के लिए? सबसे पहले तो देखिए मैं उनको बोलूंगा कि आप लिखना शुरू करो, सही गलत मत सोचो क्या आता है, बस लिखना शुरू करो। जब आप लिखना शुरू करते हो तो मतलब खुद से ही आपको लगेगा कि हमने क्या लिखा, जो लिखा है उसको आप पढ़ो। तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि कुछ समझ ना आए कि भाई मैंने क्या लिखा है, मतलब ये इस पे फिल्म बन सकती है या नहीं होगी। उसके बाद तो आप जाएंगे ना, मेरी खुद का सक्सेसफुल आप पहले सर्टिफाई आप हो जाए, उसके बाद फिर आगे आप सोचे, लेकिन लिखना शुरू करें। तो मेरा भी ये बेसिकली आज के बच्चों को और बाकी जो राइटर्स है उनसे मेरा एक निवेदन है, जैसा सर ने कहा आप लिखना शुरू करें। कुछ भी चीज करने से होता है, आप करो तो सही। कहते हैं ना कि गिरना इज नॉट द एंड, गिर के उठना एक नया आगे ले सकता है। इसीलिए आप लिखते रहिए और हमेशा शुरुआत कर सकते। ठीक है सर, तो इसी सवाल जवाब से हमारा ये सेगमेंट बेसिकली क्लोज करते हैं। हम बढ़ते हैं अपने नए सेगमेंट की तरफ से जो है एआई से। Presenting AI segment. एज अ ह्यूमन बीइंग आपको क्या लगता है एआई हमारे लिए वरदान है या श्राप? ये सवाल बेसिकली हर गेस्ट से होता है, तो आपसे भी ये सेम सवाल। आप शाप नहीं कह सकते, जो आपका हेल्प ही कर रहा है पर आदमी असिस्टेंट के तौर पे, मतलब आप उस पर नहीं कि आपने एआई आ गया तो आपने मतलब आप निश्चिंत हो गए कि आप सोचेंगे नहीं आई कि बस एआई को मैंने एआई किया और इतना शुरू कर। नहीं भाई, एआई कभी भी मनुष्य की तरह एक राइटर नहीं बन सकता, कभी नहीं। इसलिए क्या होता है देखिए, जैसे एआई को जो पहले हम जब कंप्यूटर सिखा करते तो उसमें तो क्या था, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब क्या देते हैं एआई का क्या है, आपने जो उसको प्रॉम्प्ट किया वो सीधा रिजल्ट देगा, जो आपने सोचा उसे जो सॉफ्टवेयर आगे बढ़ाएगा, कुछ एक्स्ट्रा उसमें छू नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी मतलब चीज में एआई आपको इमोशन मिले। तो बेसिकली इससे मिलता जुलता है मेरा सवाल आपसे रहेगा आगे जी, कि आपको क्या लगता है कि एआई आने की वजह से एक राइटर को आने वाले कुछ समय में रिप्लेस कर दिया जाएगा? बिल्कुल मैं नहीं मान सकता। तो ऐसा होता क्यों नहीं है? मैं इसलिए नहीं मानता कि वो जो हम सोच सकते हैं वो एआई नहीं सोच सकता। बट सर बहुत सारी ऐसी स्टोरी और आज के डेट पे शॉर्ट फिल्म ऐसे जो बन रही है जो अभी आपको पूरी आपको मिनटों में आपको पूरी स्टोरी लिख के दे, लेकिन वो वही मैंने बोला कि वो इमोशन नहीं डाल पाएगा, यही इमोशन आपको नहीं दे पाएगा। वो समझानी जो चीज आप जो फील कर सकते हैं, जो वो करके आप अपने मतलब कुछ चीजें हैं कि हम अपने फीलिंग को शब्द तो दे सकते हैं लेकिन एआई को नहीं बता सकते कि मुझे एजेंट क्या चाहिए, है ना। ठीक है, एआई का हम हेल्प ले सकते हैं लेकिन सारा समझाई तो मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसा मानते हो कि एआई आ जाए आने वाले समय में और ज्यादा अपग्रेड भी हो जाए, बट एज अ राइटर इसका इम्पैक्ट, मतलब कहते हैं ना कि राइटर पे एआई का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट
नहीं होने वाला। पर जैसे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स है जिसको एआई ने बहुत ज्यादा हैम्पर किया है। कि अगर एग्जांपल देखा जाए कि अगर एक डायलॉग राइटिंग प्रवीण, ऐसे बहुत सारे आजकल एक पे स्टूडियोज हैं सर, मैं आपको बताता हूँ, जो एआई पे स्क्रिप्टिंग चालू कर रखी है, जो बेसिकली पूरी एआई से स्क्रिप्ट लेते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो कहता है ना, एक बेसिक थॉट, एक ढांचा एआई देता है यार, उस ढांचे को एक राइटर मॉडिफाई करके एक प्रॉपर स्क्रिप्ट में बनाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे हैम्पर तो हो ही रहा है। पर देखिए, आप कह सकते हैं इस वे में कि एआई क्या है, जैसे आपने कोई स्क्रिप्ट आपने एआई से ली हुई नहीं, लेकिन जब आप खुद पढ़ते हैं या आपकी स्क्रिप्ट कोई और पढ़ता है, तो स्क्रिप्ट देख के ही पता चल जाता है कि ये एआई के द्वारा किया गया है। अब इसमें क्या है कि वो टेक्निकली आगे मतलब स्क्रिप्ट को अच्छा बना सकता है, लेकिन मेरा वही एआई आपको इमोशनली दे सकता है। आप सिर्फ आम एआई को एक असिस्टेंट के तौर पे ही यूज कर सकते हैं, बाकी सोच आकी। तो जैसे सर एक एआई से रिलेटेड ही सवाल है और साथ ही साथ एक कमर्शियल सवाल रहेगा आपसे कि अगर मान के चलो मुझे एक स्टोरी चाहिए, एग्जांपल मान के चलिए कि मैं एक शो बना रहा हूँ, मैं उसको शो के बारे में डिटेलिंग दिया कि भाई मैं ऐसा ऐसा एक शो बना रहा हूँ, ऐसे मेरे लोग रहेंगे, ऐसे कैरेक्टर्स रहेंगे, मुझे एक बेसिक स्क्रिप्ट दो, वो दे भी देख, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक राइटर का कहते हैं ना कि स्टार्टिंग का जो काम होता है प्री प्रोडक्शन, प्री में जो भी वो स्क्रिप्टिंग करता है, लिखता है, वो उसको बना बनाया ऑलरेडी मिल रहा है कि असिस्टेंट के तौर पे कि भाई मेरे को कॉन्सेप्ट एआई ने बना के दे दिया, इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली बस मुझे डेवलप का पॉलिश करना है, ठीक है। तो ये तो आप कहीं मानते हो कि इसकी वजह से ऑब्वियस बात है, अगर आपको एक स्क्रिप्ट बनी बनाई है, डेवलप की हुई मिलेगी और उसको आपको बनाना रहेगा, तो उसके लिए आपको फीस भी कम मिलेगी, क्योंकि आपने उस चीज को स्क्रैच से नहीं बनाया था। तो मेरा एक सवाल इससे रिलेटेड ही रहेगा कि बॉलीवुड, एज अ बॉलीवुड राइटर, चाहे आप फिल्म लिखो या बैड लिखो या कमर्शियल लिखो, क्या एक राइटर आज पैसा कमा पा रहा है? कैसा नहीं कम, मैं बोल, क्योंकि आज के डेट में क्या है ना कि जिनके पास 2 लाइन का आइडिया भी होता है, वो अपने आप को राइटर मान ले। और आपने जैसा बोला कि एआई उसी 2 लाइन को, मतलब 2 लाइन के बाद वो तीसरा लाइन लिख नहीं सकते, लेकिन एआई के माध्यम से वो 2 लाइन डालेंगे अगर, तो वो एआई उनके लिए वरदान हो सकता है, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम पूरी चीज खुद लिख सकते हैं। लेकिन उनके लिए क्या है, मैंने बताया कि पहले होता है कि भाई मेरे पास तो स्टोरी है, और स्टोरी के नाम तो सिर्फ 2 लाइन है, और अपने आप को राइटर वो मानते हैं, तो उनके लिए एआई वरदान है। हमारे लिए मैं पूरी स्क्रिप्ट खुद ले दे सकता हूँ। हाँ, अगर एआई का मुझे यूज करना हो तो ठीक है, टाइपिंग के लिए मैं मतलब हेल्प ले सकता हूँ, उस टेक्निकली उसको अच्छे से बनाने के लिए, फॉर्मेट के लिए मैं हेल्प ले सकता हूँ, लेकिन मैं एआई पे मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं कर सकता। कोई कहानी लिखते हो तो ऑब्वियस बात है, कहानी आपकी सोच आपकी, आप स्क्रैच से उस चीज को डेवलप करते हो, तो ऑब्वियस बात है कि उस चीज का राइट्स भी आपके पास नहीं होगा। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी स्टोरी किसी ने चुरा ली हो? अक्सर ऐसा डिवास्टेड होता है। मेरे साथ अभी फिलहाल मेरी जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जब मैं दिल्ली से मुंबई आया था, तो स्टोरी का बैंक लेकर गया था। तो अभी मतलब 2024 की बात बताता हूँ, अचानक मैंने एक फिल्म देखी और मुझे कहा, अरे ये तो मेरी स्टोरी है। और मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 10% 20%, 99% मेरी स्टोरी से मैंने क्यों इतनी लोगों को, मतलब जब आप शुरुआती दौर में होते हैं तो मतलब आप ये नहीं देखते कि सर मतलब रजिस्ट्रेशन हो
कि या पहले मतलब मैं आपको मेल करूंगा, मैं ऐसे नहीं सुनाऊंगा आपको। फिर पहले एक विश्वास, भरोसा, बिल्कुल। और होता क्या है यार कि आपका आइडिया मतलब 10 साल पहले का भी आइडिया काम हो सकता। तो अचानक मैंने फिल्म, पहले तो मैंने पोस्टर देखा तो मुझे लगा यार मैं बड़े स्टेज में मैच पर बन। फिर मैंने जाके थिएटर में मैंने फिल्म देखी, जाके सोनी, और मेरी स्टोरी इतना। और मैं आपको मतलब बता दूं कि मुझे लगा, मैंने डिसाइड किया था कि जाके मैं केस करता हूँ। तो आपने किया, मैंने नहीं भी किया, ये मतलब ही नहीं। क्योंकि मुझे, मैं अश्रया का क्या होने वाला था, राइटर्स आप तो बोलते हैं कि आपके पीछे का होता है, लेकिन मैं मतलब 15-17 सालों से मैं मेंबर हूँ, रेगुलर मेंबर में। लेकिन आपके पीछे कोई नहीं खड़ा होता, आपको खुद से लड़ना करेगा। तो वहां पे मैंने देखा है कि कुछ होने वाला नहीं है। और बट दुख तो होता है ना सर, की मतलब दुख होता है, वो कितना मेहनत से बनाया कुछ था, लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि मैं शायद पूरे उसे लड़ नहीं पाऊँ। अच्छा, बड़े नाम मैं छोड़ दिया हूँ, उससे अच्छी चीज खिलाऊंगा। तो सर एक सवाल मेरा, जैसा कि आपने एक बड़े नाम का जिक्र किया, तो उससे रिलेटेड कि मान के चलो एक एक स्क्रिप्ट है मेरे पास, वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी खासी नहीं है, एक एवरेज स्क्रिप्ट है, तो क्या मैं उस एवरेज स्क्रिप्ट को लेकर एक बड़े स्टार कास्ट को हायर करके उस फिल्म को बड़ा बना सकता हूँ? देखिए, हाई प्लेनर स्टार से ठीक है, आप भी स्टार ले आएंगे, तुम जो आपकी स्क्रिप्ट फाउंडेशन क्या है इसकी, तो मतलब आपको फूक लड़ना चाहिए। नहीं मतलब अगर ये मुझे स्क्रिप्ट है, मुझे भरोसा कि ये स्क्रिप्ट लोगों को पसंद आएगी ही आएगी। जब आपको ये विश्वास हो तो ही आप आगे बढ़े। स्टार तो क्या है, मतलब पहले तो आपकी स्क्रिप्ट है, उसके बाद ये स्टार आप आएगा। इनफैक्ट सर मैं अगर एक बड़े नाम की बात कर, और मैंने जैसे सलमान खान का नाम देखा, तो उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है कि भले कैसी ही पिक्चर क्यों ना 100 करोड़ का कारोबार तो कर ले। अब मैं, मेरा सवाल उससे रिलेटेड ही था कि मतलब एक बेसिक और एक एवरेज स्क्रिप्ट को भी लेकर आज की डेट पे बड़ा स्टार को हायर करके हम एक 100 करोड़ का बना सकते हैं। ये मार्केटिंग का मामला, सही, पूरा PR मार्केटिंग हो। ये मार्केटिंग का मामला है सर, कि आपने 100 करोड़ कमा दी थी, फिक्स है। अगर आप सलमान खान को लेते हैं, उस 100 करोड़ आपको कहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात है कि वो फिल्म लोग याद नहीं। अभी आप पिछले 2 सालों से आप देखेंगे सलमान की कितनी फिल्में आई, फ्लॉप हुई, या मतलब वो आप कह सकते हैं कि लोगों को मतलब लगा कि नहीं यार, सलमान खान ऐसी फिल्म कर सकता है। बिल्कुल, मतलब अगर मेरे अगर ध्यान में आए तो मैंने सुल्तान के बाद, हाँ, उनकी कोई फिल्म मेरे को याद ही नहीं। तो क्यों हो गया? आप क्या होता है कि मतलब उस फिल्म को जब आप लिखते हैं ना, आपको पैसा कम मिले, लेकिन 10 साल बाद भी आप उस फिल्म को देखते हैं ना, तो आपको लगता है नहीं यार, मैंने ये फिल्म सुनी हो। आपके बच्चे भी देखेंगे, अरे मेरे पापा की फिल्म अच्छी, वो यादगार। आप पुरानी फिल्मों को देखते हैं, अभी की फिल्में आप देखेंगे भूल जाएंगे, पुरानी फिल्में को आप उठा के फिल्मों को देखिए, आज भी देखेंगे आप बड़े अच्छे से, 1 बार 2 बार ही आप देखेंगे। मैं आज भी शोले देख सकता था, बस आज भी ऐसे और भी बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे एक शोर देखी हुआ ना, तो मतलब वैसी फिल्में मैं आज भी देख सकता हूँ, जिससे मतलब कहता ना कि पहली बात तो, आज पहली की जो फिल्में थी सर, वो आप बैठ के परिवार के साथ देख सकते। आज की फिल्में आप स्टार्ट तो करते हो फैमिली के साथ, बट सब एक एक करके उठकर अलग अलग कमरे में जाना चालू कर देते हैं। ऐसा क्यों लगता है? चीज हुई, आपने ये देखा होगा कि आज की फिल्में जो है एक साथ हम बैठे नहीं जैसे, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि उसी फिल्म को
आप अलग अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, आपकी वाइफ अलग मोबाइल पे देख रहे, आपके बच्चे उसी फिल्म को अलग मोबाइल पे देख रहे। तो ये फर्क है। ये फर्क बेसिकली विजुअल की वजह से आया है कि कुछ ऐसे सीन, या फिर क्या मान दो इसके पीछे का क्या रीजन लगता है? टेक्नोलॉजी। हाँ, टेक्नोलॉजी आप ये हर का सबके पास है अपना सेपरेट फोन ही, कौन बैठेगा टीवी के? कौन बैठेगा? ये तो फॉर्मेट देखिए, हमेशा चीन, हालांकि लोग बांटेंगे। कुछ समय आप देखेंगे कि बड़ा मतलब तो बॉलीवुड का इसी को मतलब 2 साल बड़ा बड़ा खराब रहा। थिएटर में जाने से लोग बचने लगे, मतलब आप कह सकते कि वो भाग हो, लेकिन फिर लौटे। क्यों लौटे? उनको अच्छी फिल्म मिली देखने के लिए हो। कुछ फिल्में आप मोबाइल पे नहीं देख सकते, आप कुछ फिल्में टीवी पे नहीं देख सकते, आपको उसके लिए थिएटर जाना पड़ेगा। जैसे अभी एक फिल्म आई जो अंदर आपने देखी थी, दूसरे के साथ क्या, मैं खुद गया था थिएटर पे। लोग जाते हैं, मतलब खुद आपको नहीं यार, ये फिल्म मोबाइल में बहुत समय बाद एक्चुअली मैंने बहुत समय बाद एक्चुअली सच बताऊं तो धुरंधर देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने सिनेमा देखा। जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं कि उसमें तो बहुत बड़ी रणवीर सिंह है, बहुत बड़े स्टार कास्ट है, उसकी वजह से फिल्म अच्छी बनी थी। जनरली अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बहुत अच्छी सिनेमा बना। सिनेमा उसमें भी विजुअल्स ऐसे हैं बहुत सारे कि जो कहता ना कि बच्चों को नहीं दिखा फिर बहुत सारी चीजें, बट फिर भी थिएटर लाइक फिल्म थी वो। जी। तो मतलब आप ये चीज तो मानते हो सकती पहले की फिल्में और आज की फिल्मों में इतना डिफरेंसेस तो आ गया है कि लोग थिएटर जाना पसंद नहीं करते। ये क्या रीजन रहा है? इसका रीजन वही है कि देखिए क्या होगा कि कुछ बॉलीवुड में कुछ बहुत ऐसा आया कि लोगों को ये लगने लगा कि भाई मैं जो फिल्म बना दूंगा लोग देखेंगे। अब लोग कई डायरेक्टर, कई बड़े जो मेकर्स हैं या प्रोडक्शन हाउस है जो अपने आप को मतलब मिला कि वो आप कह सकते हैं कि भाषा मानते हैं अपने आप को। उनका था कि भाई जो मैं बनाऊंगा पब्लिक वही देखेंगे, और किया उन्होंने। कुछ समय तक ऐसा किया कि वो देते ही गए। लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, जैसे ऑप्शन आया लोगों ने देखना बंद कर दिया। लोगों के पास साउथ का सिनेमा ऑप्शन बन के आया, लोगों ने बॉलीवुड को देखना बंद कर दिया, साउथ की सिनेमा पे लोग देखने लगे, जनरली हॉलीवुड की तरफ गए। आज के डेट में आप देखेंगे कि मतलब वो जो गांव के लोग भी है उनको भी सेंस है फिल्म का, हॉलीवुड की फिल्म वो नहीं है। बिल्कुल। अभी जैसे मैं मेरी बात करूं तो हमारे गांव में भी उधर के बच्चे कौन सी फिल्म देख रहे हैं सर पता है? स्पाइडर। यस, देखता हूँ। ये पिक्चर हॉलीवुड की पिक्चर है, आज के डेट पे गांव में चल रही है। स्पाइडरमैन ने कितना अच्छा कारोबार किया है। किया क्यों ऐसा हुआ? आपने स्पेस किया उनको उस पर बिल्कुल मैंने रीजन दिया वो देखने के। रीजन दिया आपने, तो ये करके नहीं। चीजों को क्या है कि देखिए ऑडियंस का क्या है कि ऑडियंस आपके लिए गॉड है भाई। आप फिल्म तभी बनाते हैं जब मतलब आपको वहां से पैसे आते हैं। आप अगर आपका पैसा नहीं है तो नहीं आया तो आप फिल्म बना नहीं पाएंगे। तो ये चीजें अपनी थिंकिंग को लादना, भाई उनका देखो ना कि वो क्या चाहते हैं। आप वैसी फिल्म बनाइए, लोग देखेंगे। धुरंधर से मैं ये कह सकता हूँ कि धुरंधर ने बॉलीवुड की वापसी कराई है। नहीं, धुरंधर तो मुझे जानने अच्छी लगी, वो अच्छी फिल्म बनाई, अच्छी फिल्म दिखाई। ठीक है सर, तो हम बढ़ते हैं अपने नए सेगमेंट में जो कि है रैपिड फायर राउंड। Presenting rapid fire round. तो फेवरेट फिल्म राइटर और जयदीप सर। वन फिल्म whose writing you absolutely love, जो एक ऐसी कोई फिल्म जिसकी लिखाई आपको बहुत पसंद आई। आज के दौर में मुझे बेस्ट स्क्रीन प्ले आपके लिए जो अब तक रहा है में कोई भी एक सिनेमा? बेस्ट अंधाधुन। अच्छा, अंदर स्टोरी या स्क्रीन प्ले, उसका कैरेक्टर या प्लॉट? प्लॉट। हीरो या विलन?
बहुत बिल्कुल ऐसा राइट है, आपको दो में स्विच करना है, दोनों डेवलप करता है बेसिकली। क्या आप ऐसा बोल सकते हो, थिएटर या ऑडियो, ये चीज डायनोड या विजुअल स्टोरी टेल, विजुअल स्टोरी चाहिए। कमर्शियल सिनेमा या एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, बहुत एआई एक थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी आप कैसे राइटर या डायरेक्टर, ऐसा कौन सा एक बेसिकली मिस्टेक है जो एक राइटर को नहीं करना चाहिए, कंप्रोमाइज अपने राइटर पे अपनी राइटिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। कॉम्प्रोमाइज। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, 2028 में आया बहुत ही अच्छी फिल्म, और अभी जियो पे सब एक वर्ड अगर आपको बोलना हो ग्रेट राइटर टीवी, तो वो कौन सा वर्ड हो? जो अपने आसपास की चीजों को अच्छे से देखे और उस चीज को लिख डाल। सर मेरा एक बेसिकली कहते हैं ना, एक लास्ट सवाल रहेगा सर जी अपने ये एपिसोड को खत्म करने से पहले, कि अगर मान के चलो आपको एक ऐसी मशीन मिले जिससे आप पास्ट में जा सकते हो, यानी कि जब अपने राइटिंग चालू की या की नहीं थी, तो आप अगर जा सकते तो आप अपने आप को क्या सलाह दे रहे? मैं अपने आप को ये सलाह देता कि मैं उस टाइम जो सिर्फ मतलब जो क्रिएटिव चीजों पे सिर्फ जा रहा था कि नहीं, मतलब अच्छी चीज है मेरे पास है ना, और अच्छी चीज आज मैं को लिए बा, तो वहां पे मैं नेटवर्क पे काम अपने आप को प्रलोभता, अपने आप को उपलब्धता आशा मिरल भी और तो इस चीज का आपको रिग्रेट है या फिर कि चलो ठीक है हो गया, मूव ऑन? हो गया अब तो मतलब आगे का सोचेंगे। ये मेरे पास भी नेटवर्क भी है और खुद पे विश्वास है। आपकी कोई ऐसी अभी फिल्म राइटिंग, ऐसी कोई पिक्चर जो आ रही है या आने वाली है ऐसा कुछ? अभी एक फिल्म आने वाली है, याना सब कंप्लीट हो चुकी है और अभी पोस्ट वो भी बड़ी अच्छी फिल्म है और उम्मीद है दर्शकों को बहुत पसंद होने वाली है फिल्म। और उसमें जैसे आपने बोला कि आज के हिसाब से तो पूरी एथेक्स का उसमें बड़ा कमाल का यूज किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड हमारा यहीं पे हम क्लोज करते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप मुझसे बहुत सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय हमको दिया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपनी जर्नी की सारी लेसन शेयर करी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए पर्सनालिटी के साथ में, एक रियल कॉन्वर्सेशन के साथ में। तब तक इस वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, बाय।